दोस्तों, आज आपके पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू पर जिस खबर का विश्लेषण मैं मनीषा करने जा रही हूँ, वो खबर नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जो स्टार प्लस के इतिहास को और अनुपमा के आने वाले पूरे ट्रैक को जड़ से हिला कर रख देगा। क्योंकि आज फिल्म सिटी के गलियारों में जो हलचल मैंने अपनी आंखों से देखी है और सेट के अंदर से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे हाथ लगी है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि जिसका इंतजार करोड़ों धड़कनें कर रही थीं, वो घड़ी अब दूर नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस शख्स की जिसके बिना अनुपमा की कहानी अधूरी है, जिसके बिना अनु की रसोई का स्वाद फीका है और जिसके बिना राही की नफरत कभी भी प्यार में नहीं बदल सकती। यानी हमारे और आपके चहेते अनुज कपाड़िया की वापसी का वो सबसे बड़ा संकेत आज अनुपमा के हाथ लगने वाला है, जिसकी गूंज टीआरपी के चार्ट्स को फाड़ कर रख देगी। अहमदाबाद की उस पुरानी और जानी पहचानी गलियों में जहां अब अनु की रसोई की महक तो है, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां आज रात कुछ ऐसा घटने वाला है जो शो की दिशा बदल देगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनीषा हर रोज फिल्म सिटी में मौजूद रहती हूं और प्रोडक्शन हाउस के करीब होने के नाते मुझे उन सीन्स की भनक पहले ही लग जाती है जो अभी तक कैमरे में भी ठीक से कैद नहीं हुए हैं। और आज जब मैं डीकेपी यानी डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शंस के सेट के बाहर खड़ी थी, तो मैंने देखा कि राइटर और क्रिएटिव टीम के बीच एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। एक ऐसा सीक्रेट स्क्रिप्ट का बंडल सेट पर लाया गया जिसे किसी को भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी सिवाय रूपाली गांगुली के। और जैसे ही वो सीन शूट होना शुरू हुआ, सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा था। कहानी की शुरुआत आज रात के उस पहर से होगी जब अनु की रसोई में दिन भर की भाग दौड़ खत्म हो चुकी होगी, ग्राहक जा चुके होंगे और हमेशा की तरह अनुपमा अपनी थकान को अपने मुस्कान के पीछे छिपाकर दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रही होगी। राही, जो अपनी मां से नफरत का दिखावा करती है लेकिन अभी भी उसके आसपास ही मंडरा रही है, वो दुकान के पिछले हिस्से में होगी, शायद प्रेम के साथ किसी बहस में उलझी हुई या अपने ख्यालों में खोई हुई। और इसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए कहानी में वो मोड़ आएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही होंगी, हवाओं में एक अजीब सी सिहरन होगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तब होती थी जब अनुज और अनुपमा का कोई बड़ा मिलन होने वाला होता था, या कोई बड़ा अनर्थ। लेकिन इस बार ये अनर्थ नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण होगी जो एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से अनुपमा के सामने आएगी। अनुपमा काउंटर साफ कर रही होगी, उसका ध्यान भगवान कृष्ण की मूर्ति पर होगा। वो मन ही मन अपनी बेटी राही को वापस पाने की और अपने बिखरे हुए जीवन को समेटने की प्रार्थना कर रही होगी। तभी हवा के एक झोंके के साथ काउंटर पर रखा एक पुराना मटमैला सा लिफाफा उड़कर नीचे गिरेगा। ये लिफाफा वहां पहले नहीं था और ना ही कोई डाकिया या कुरियर वाला वहां आया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लिफाफा वहां पहुंचा कैसे। यहीं पर मेरे यानी आपकी मनीषा के सूत्रों ने मुझे बताया कि शूट के दौरान एक मिस्टीरियस मैन यानी एक रहस्यमयी आदमी का सीक्वेंस फिल्माया गया है, जिसने चेहरे पर हुड लगा रखा था और वो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से वो लिफाफा अनु की रसोई के काउंटर पर छोड़ गया था, जबकि अनुपमा ग्राहकों को संभालने में व्यस्त थी। अनुपमा जमीन पर गिरे उस लिफाफे को उठाएगी, उसे लगेगा कि शायद किसी ग्राहक का बिल या कोई जरूरी कागज गिर गया है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस कागज को छुएंगी, एक अजीब सा करंट, एक जानी पहचानी सिहरन उसके पूरे बदन में दौड़ जाएगी। ये वही एहसास होगा जो उसे तब होता था जब अनुज उसके आसपास होता था। वो सिक्स्थ सेंस जो सिर्फ दो प्यार करने वालों के बीच होता है, वो जाग उठेगा। लिफाफे के ऊपर कोई नाम नहीं होगा, कोई पता नहीं होगा, बस एक खाली कोरा लिफाफा। लेकिन उसके अंदर जो होगा वो अनुपमा की दुनिया को 360 डिग्री घुमा देगा। अनुपमा कांपते हाथों से उस लिफाफे को खोलेगी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा, जैसे उसे पूर्वाभास हो गया हो कि इसके अंदर उसका अतीत कैद है। लिफाफे के अंदर से कोई लंबी चौड़ी चिट्ठी नहीं निकलेगी और ना ही कोई कानूनी दस्तावेज, बल्कि उसमें से निकलेगा एक सूखा हुआ मोगरे का फूल और कागज का एक टुकड़ा जिस पर शायरी की सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी होंगी। और दोस्तों, फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट हो रहा था तो सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर की आंखें नम थीं, क्योंकि वो लिखावट, अक्षरों का वो घुमाव और शब्दों का वो चयन किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुज कपाड़िया का ही हो सकता था। कागज पर लिखा होगा, रास्ते चाहे कितने भी अलग हो जाएं, मंजिल आज भी वही है जहां तुम्हारी परछाई बढ़ती है, अनु। ये पढ़ते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो अनु शब्द जो दुनिया के लिए सिर्फ एक नाम है लेकिन अनुज के लिए एक पूरी कायनात थी, उसे देखते ही अनुपमा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ेगा।
ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि इस बात का ठोस सबूत होगा कि अनुज जिंदा है, क्योंकि अनुपमा जानती है कि उसकी मौत की खबर शायद एक छलावा थी या शायद नियति का कोई क्रूर मजाक, लेकिन ये लिखावट झूठ नहीं बोल सकती। वो उस कागज को सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठ जाएगी। पुरानी यादें फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने नाचने लगेंगी। उनका पहली बार मिलना, वो कॉलेज के दिन, वो अनुज का 26 साल तक इंतजार करना और फिर वो भयानक हादसा जिसने उन्हें अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अनुपमा अभी ये बात किसी को नहीं बता पाएगी, ना तो बा को जो हमेशा उसे ताने देती हैं, और ना ही तोशु या पाखी को जो उसे नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, और राही को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राही तो अनुज के जाने का जिम्मेदार भी अनुपमा को ही मानती है। तभी वहाँ प्रेम की एंट्री होगी, हमारा नया हीरो जो वैसे तो बहुत सुलझा हुआ है, लेकिन वो अनुपमा के चेहरे के हाव भाव पढ़ने में माहिर है। प्रेम देखेगा कि अनुपमा जमीन पर बैठकर रो रही है और उसके हाथ में कुछ है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही है। प्रेम जो अनुपमा को अपनी मां समान मानता है और अनु की रसोई को बचाने के लिए जी जान लगा रहा है, उसे तुरंत शक हो जाएगा कि मामला दुकान या बिजनेस का नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही निजी और गहरा है। वो अनुपमा के पास दौड़ा आएगा, पूछेगा कि क्या हुआ, क्या किसी ने कुछ कहा, लेकिन अनुपमा उस कागज को अपनी मुट्ठी में भींच लेगी। वो नहीं चाहेगी कि अभी ये कच्चा और नाजुक सच किसी के सामने आए, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये उसका कोई वहम तो नहीं, या कहीं कोई उसके जज्बातों के साथ खेल तो नहीं रहा। लेकिन कहानी में असली रोमांच तब आएगा जब कैमरा उस रहस्यमयी आदमी की ओर घूमेगा जो अभी भी अनु की रसोई के बाहर अंधेरे में खड़ा होकर ये सब देख रहा है। मैंने फिल्म सिटी में उस एक्टर की झलक देखी है, हालांकि मेकर्स ने उसे पूरी तरह से कवर करके रखा था ताकि उसका चेहरा रिवील न हो, लेकिन उसकी कदकाठी, उसके खड़े होने का अंदाज और उसके हाथ में मौजूद वो ब्रेसलेट, जी हाँ वही ब्रेसलेट जो अनुज अक्सर पहना करता था, वो कैमरे के लेंस में हल्का सा चमकता हुआ दिखाई देगा। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया ही है। लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या उसकी याददाश्त चली गई है, या वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है जिससे वो अनुपमा और राही को दूर रखना चाहता है? या फिर कोठारी परिवार और प्रेम की कहानी से अनुज का कोई गहरा कनेक्शन है जो अब खुलने वाला है? अनुपमा उस रात सो नहीं पाएगी। वो बार बार उस कागज को निकालेगी, उस लिखावट को चूमेगी और उस सूखे मोगरे की खुशबू में अनुज को महसूस करने की कोशिश करेगी। वो फैसला करेगी कि वो इस सुराग का पीछा करेगी, चाहे उसे दुनिया की किसी भी कोने में जाना पड़े। ये एपिसोड सिर्फ एक भावुक मोड़ नहीं, बल्कि ये एक इन्वेस्टिगेशन ट्रैक की शुरुआत है, जहां अनुपमा अब सिर्फ एक माँ या दादी नहीं, बल्कि एक प्रेमिका बनकर अपने खोए हुए प्यार को तलाशने निकलेगी। और दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर मैं आपको बता दूं कि ये सुराग सिर्फ शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा को ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे जो उसे सीधे द्वारिका की ओर या शायद किसी ऐसी जगह ले जाएंगे जहां अनुज अपनी पहचान छिपा कर रह रहा है। कहानी आगे बढ़ती है उसी रात के सन्नाटे में, जहां अनुपमा उस कागज के टुकड़े को अपनी हथेली में दबाए बैठी है। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर है। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। अनुपमा का दिल गवाही दे रहा है कि अनुज आसपास ही है, लेकिन उसका दिमाग, जो पिछले कुछ सालों में ठोकरें खाकर बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है, उसे समझा रहा है कि कहीं ये उसका कोई वहम तो नहीं, कहीं ये उसके अकेलेपन का कोई छलावा तो नहीं। इसी उधेड़-बुन में अनुपमा एक फैसला लेगी, वो फैसला जो एक शेरनी अपनी गुफा की रक्षा के लिए लेती है। वो चुपचाप बिना किसी आहट के उठेगी और अनु की रसोई के उस कोने की तरफ जाएगी जहां सीसीटीवी का डीवीआर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा अब वो पुरानी सीधी-सादी महिला नहीं रही। वो जानना चाहती है कि आखिर वो शख्स कौन था जो काउंटर पर ये लिफाफा छोड़ गया। जैसे ही अनुपमा कांपते हाथों से सीसीटीवी की फुटेज रिवाइंड करेगी, स्क्रीन पर जो धुंधली तस्वीर उभरेगी, उसे देखकर उसकी धड़कनें रुक सी जाएंगी। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर उसे एक साया दिखाई देगा। चेहरे पर हुड है, लेकिन उस साये की चाल, वो चलने का अंदाज, वो कंधे पर बैग टांगने का तरीका, बिल्कुल अनुज जैसा। अनुपमा स्क्रीन को पॉज करेगी, जूम करेगी और अपनी उंगलियां उस स्क्रीन पर फिराएगी, मानो वो उस छवि को छूकर महसूस करना चाहती हो। मैंने सेट पर देखा कि इस सीन को शूट करते वक्त रूपाली गांगुली के चेहरे पर जो भाव थे, वे इतने गहरे थे कि डायरेक्टर को कट बोलने में भी समय लग गया। अनुपमा को अब यकीन होने लगेगा कि उसका अनुज जिंदा है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, अगर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? ऐसी क्या मजबूरी है?
लेकिन दोस्तों ड्रामा तब अपने चरम पर पहुंचेगा जब इसी वक्त राही की नींद खुल जाएगी। राही जिसे अपनी मां पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, उसे लगेगा कि अनुपमा रात के अंधेरे में कोई साजिश कर रही है या शायद दुकान के पैसों का हिसाब किताब गड़बड़ है। राही सीढ़ियों से नीचे उतरेगी, उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और शक होगा। वो अनुपमा को सीसीटीवी स्क्रीन के सामने बुत बनी खड़ी देखेगी और कड़े स्वर में पूछेगी, क्या कर रही हो यहाँ इतनी रात को? किस नए ड्रामे की तैयारी है? अनुपमा हड़बड़ा जाएगी। वो तुरंत स्क्रीन बंद करने की कोशिश करेगी और वो चिट्ठी अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाएगी, लेकिन राही की तेज नजरों से कुछ नहीं छिपता। राही आगे बढ़ेगी और अनुपमा का हाथ पकड़ लेगी। हाथ में क्या है, दिखाओ मुझे। राही चिल्लाएगी। अनुपमा मना करेगी। वो कहेगी कि कुछ नहीं है, बस पुराना हिसाब था। लेकिन राही, जो अब एक जिद्दी और बागी लड़की बन चुकी है, वो अनुपमा की मुट्ठी जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगी और इसी छीना झपटी में वो सूखा मोगरे का फूल जमीन पर गिर जाएगा। उस फूल को देखते ही राही के कदम ठिठक जाएंगे। सन्नाटा इतना गहरा होगा कि आप सुई गिरने की आवाज भी सुन सके। मोगरा, ये सिर्फ एक फूल नहीं, ये राही के बचपन की याद है। ये उसके पॉप्स यानी अनुज की पहचान है। राही उस फूल को देखेगी, फिर अनुपमा को, और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्सा तैरने लगेगा। ये फूल कहाँ से आया? राही की आवाज कांपेगी। ये पॉप्स का फेवरेट था। तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं? यहाँ राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से सीन लिखा है। जहाँ अनुपमा सच बोलना चाहती है, वो चीख कर कहना चाहती है कि तेरे पॉप्स शायद जिंदा है, लेकिन वो चुप रही जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये खबर झूठी निकली तो राही का दिल एक बार फिर टूट जाएगा और अनुपमा अपनी बेटी को दोबारा बिखरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए अनुपमा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी। वो कहेगी, हाँ, मैं पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। राही गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाएगी, ये कहते हुए कि यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती अनुपमा जोशी। जो चला गया वो चला गया। राही के जाने के बाद अनुपमा फूट फूट कर रोएगी, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाएगा। अब आता है कहानी का दूसरा बड़ा पहलू, प्रेम। प्रेम जो ऊपर अपने कमरे में शायद जाग रहा था, उसने ये शोरगुल सुन लिया होगा। वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन छिपकर सब देख लेगा। प्रेम को समझ आ जाएगा कि इस परिवार में पास्ट का कोई ऐसा भूत है जो अभी भी जिंदा है। अगली सुबह जब अनुपमा मंदिर के लिए निकलेगी, तो प्रेम चुपके से जासूस बनकर उस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने की कोशिश करेगा जिसे अनुपमा ने देखा था। और दोस्तों, यहाँ मेरी मनीषा रिव्यू की इनसाइडर खबर ये है कि प्रेम को फुटेज में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जो अनुपमा ने मिस कर दिया था। उस हुड वाले आदमी के पीछे एक और आदमी खड़ा था जो उस पर नजर रख रहा था। यानी अनुज अपनी मर्जी से गायब नहीं है, बल्कि शायद उसे किसी ने फंसाया है या वो किसी की निगरानी में है। प्रेम के दिमाग की बत्ती जल जाएगी। वो सोचेगा कि अगर वो उस आदमी को ढूंढ निकाले तो शायद अनुपमा और राही के बीच की खाई भर सकती है। प्रेम बिना अनुपमा को बताए उस सुराग के पीछे जाने का फैसला करेगा। वो दुकान के बाहर की मिट्टी में उस आदमी के जूतों के निशान देखेगा और उनकी फोटो ले लेगा। यहाँ हमें प्रेम का वो स्मार्ट और तेज तर्रार अवतार देखने को मिलेगा जो अब तक छिपा हुआ था। लेकिन एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका यानी क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोपहर के वक्त जब दुकान में भीड़ होगी, लैंडलाइन फोन की घंटी बजेगी। ये लैंडलाइन सालों से पड़ा था और कम ही बजता था। अनुपमा फोन उठाएगी। हेलो, अनु की रसोई। उधर से कोई आवाज नहीं आएगी, सिर्फ भारी सांसें चलने की आवाज होगी। अनुपमा को फिर वही एहसास होगा। वो जोर से बोलेगी, कौन कौन है? उधर खामोशी के बीच एक बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देगी, वही धुन जो अनुज अक्सर अनुपमा के लिए गाता था। आने वाला पल जाने वाला है। और फिर फोन कट जाएगा। अनुपमा के हाथ से रिसीवर छूट जाएगा। पूरा स्टाफ और ग्राहक उसे देखेंगे। इस बार ये कोई वहम नहीं था, ये साक्षात संकेत था। अनुपमा पागलों की तरह दुकान से बाहर भागेगी। उसे लगेगा कि शायद वो पीसीओ या बूथ आसपास ही है जहां से फोन आया था। वो सड़क पर इधर उधर देखेगी, हर आने जाने वाले चेहरे में अनुज को तलाशेगी। और ठीक उसी वक्त सड़क के उस पार एक काले रंग की कार का शीशा चढ़ता हुआ दिखाई देगा और उस शीशे के पीछे एक धुंधला चेहरा होगा जो नम आंखों से अनुपमा को देख रहा होगा। क्या अनुपमा उस कार तक पहुंच पाएगी? क्या प्रेम उस सीसीटीवी वाले दूसरे आदमी का सच पता लगा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राही को पता चलेगा कि उसकी मां जिस पागलपन का शिकार हो रही है वो असल में उसके पिता की वापसी का संकेत है? दोस्तों, स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में अनुपमा का ये सफर अहमदाबाद की गलियों से निकलकर एक ऐसे अनजान शहर की तरफ मुड़ने वाला है जहां अनुज कपाड़िया एक नई पहचान के साथ जी रहा है। फिल्म सिटी में चर्चा है कि एक नया सेट लगाया जा रहा है जो किसी आश्रम या पुरानी हवेली जैसा दिखता है। क्या अनुज वहां कैद है?
अनुपमा जब वापस अनु की रसोई में दाखिल हुई तो उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी तूफान से गुजर कर आई है। लेकिन यहाँ अनुपमा ने अपनी भावनाओं को एक सख्त मुखौटे के पीछे छिपा लिया। क्यों? क्योंकि सामने राही खड़ी थी। राही जो पहले ही शक की निगाहों से उसे देख रही थी। अनुपमा जानती थी कि अगर उसने राही को बताया कि वो अनुज को ढूंढने जा रही है तो राही इसे उसका पागलपन करार देगी और शायद उसे जाने भी न दे। इसलिए शो के इतिहास में पहली बार अनुपमा एक बड़ा झूठ बोलेगी। वो अपने परिवार, अपनी बा और यहाँ तक कि अपने बेटे समान प्रेम से कहेगी कि उसे माधवपुर के पास एक बहुत बड़े केटरिंग ऑर्डर के सिलसिले में जाना है। ये झूठ बोलते वक्त अनुपमा का गला सूखेगा, उसकी अंतरात्मा उसे कचोटेगी, लेकिन एक पत्नी का धर्म और एक माँ की ममता उसे ये करने पर मजबूर कर देगी। प्रेम, जो बहुत ही बारीकी से अनुपमा को ऑब्जर्व कर रहा था, उसे दाल में कुछ काला नजर आएगा। जब अनुपमा अंदर पैकिंग कर रही होगी तो प्रेम चुपके से उस लैंडलाइन फोन की रीडायल हिस्ट्री चेक करेगा या उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करेगा जहां से कॉल आया था। मेरे सूत्रों के अनुसार प्रेम को पता चल जाएगा कि वो कॉल माधवपुर के एक पीसीओ से आया था। प्रेम समझ जाएगा कि अनुपमा किसी केटरिंग ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि उस अनजान कॉलर के पीछे जा रही है। लेकिन यहाँ प्रेम एक बहुत ही मैच्योर किरदार बनकर उभरेगा। वो अनुपमा को रोकेगा नहीं बल्कि उसका साइलेंट गार्जियन बनकर पीछे पीछे जाने का फैसला करेगा, ताकि अगर अनुपमा किसी मुसीबत में फंसे तो वो उसे संभाल सके। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर उगेगा। अनुपमा अपनी छोटी सी बैग लेकर बस स्टैंड पर खड़ी होगी। गुजरात रोडवेज की वो लाल बस जो उसे अहमदाबाद की भीड़-भाड़ से दूर उस अनजान माधवपुर की तरफ ले जाएगी, जहां शायद उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। सफर के दौरान दिखाए जाने वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे। खिड़की से बाहर देखते हुए अनुपमा को हर पेड़, हर रास्ते में अनुज का चेहरा दिखाई देगा। बैकग्राउंड में अनुपमा का वो दर्द भरा आलाप गूंजेगा जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। वो सोचेगी कि क्या वाकई अनुज वहां है या ये नियति का कोई और क्रूर मजाक है। अगर वो जिंदा है तो वो आश्रम में क्यों है? क्या उसने संन्यास ले लिया है या उसकी याददाश्त चली गई है? हजारों सवाल और जवाब एक भी नहीं। माधवपुर पहुंचकर अनुपमा को एक अलग ही दुनिया का अनुभव होगा। ये कोई साधारण गांव नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल जैसा होगा, जहां हर तरफ राधे राधे की गूंज होगी। वो सेवाकुंज आश्रम का पता पूछते पूछते एक सुनसान इलाके में पहुंचेगी। ये आश्रम शहर की चकाचौंध से दूर नदी के किनारे बना एक पुराना रहस्यमयी भवन होगा। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और चारों तरफ घने जंगल। सेट डिजाइनर्स ने इस लोकेशन को इतना डरावना और वीरान बनाया है कि इसे देखकर ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाए। मुझे पता चला है कि इस लोकेशन की शूटिंग के लिए क्रू ने मुंबई से दूर एक रियल लोकेशन का इस्तेमाल किया है। अनुपमा गेट पर पहुंचेगी और वहां मौजूद चौकीदार को अनुज की वो पुरानी फोटो दिखाएगी जो उसने अपने पर्स में छिपा रखी थी। चौकीदार फोटो देखकर थोड़ा सहम जाएगा, उसकी आंखों में एक पहचान का भाव आएगा, लेकिन वो तुरंत इनकार कर देगा। नहीं, ऐसे किसी आदमी को हमने नहीं देखा। यहाँ सिर्फ लावारिस और बीमार लोग रहते हैं, जाइए यहाँ से, वो रूखेपन से कहेगा। लेकिन अनुपमा, जो हार मानने वालों में से नहीं है, उसकी आंखों में झूठ पढ़ लेगी। वो महसूस करेगी कि गेट के उस पार उन ऊंची दीवारों के पीछे उसका अनुज मौजूद है। उसकी सिक्स्थ सेंस इतनी प्रबल होगी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। तभी आश्रम के अंदर से एक आवाज आएगी, एक भजन की आवाज। कोई बहुत ही बेसुरे लेकिन भावपूर्ण तरीके से गा रहा होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। ये आवाज अनुज की तो नहीं है, लेकिन इस गाने का अंदाज, वो ठहराव, वो दर्द, ये अनुपमा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचेगा। चौकीदार उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अनुपमा उसे धक्का देकर अनुज चिल्लाते हुए अंदर भाग जाएगी। ये सीन इतना पावरफुल होगा कि आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। अनुपमा पागलों की तरह आश्रम के आंगन में दौड़ेगी, जहां कई बुजुर्ग और बीमार लोग बैठे होंगे। उसकी नजरें पागलों की तरह हर चेहरे को स्कैन करेंगी और फिर उसकी नज़र एक कोने में पड़े एक बेंच पर जाएगी। वहां एक शख्स बैठा होगा जिसकी पीठ अनुपमा की तरफ होगी। उसने वही मटमैले कपड़े पहन रखे होंगे जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे। उसके बाल बिखरे हुए होंगे और वो एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी को अपने हाथों में घुमा रहा होगा। अनुपमा के कदम थम जाएंगे। उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। वो धीरे धीरे डरते डरते उस शख्स की तरफ बढ़ेगी। हर कदम के साथ धड़कनें तेज होती जाएंगी। क्या ये अनुज है? जैसे ही अनुपमा अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छूने वाली होगी, तभी एक कड़कदार आवाज गूंजेगी, रुक जाओ। ये आवाज आश्रम की मुख्य संचालिका मायावी की होगी। वो औरत ऊपर बालकनी से अनुपमा को घूर रही होगी, लेकिन अनुपमा उसकी परवाह किए बिना उस शख्स को घुमाएगी
और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो शख्स पलटेगा, लेकिन वो अनुज नहीं होगा। वो कोई और होगा जिसने अनुज के कपड़े पहन रखे हैं। अनुपमा को लगेगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। लेकिन रुकिए, निराश मत होइए। मनीषा रिव्यू आपको वो बताता है जो दिखता नहीं है। जब अनुपमा निराश होकर रोने लगेगी, तो वो पागल सा दिखने वाला आदमी अनुपमा के हाथ में चुपके से एक कागज का टुकड़ा थमा देगा और धीरे से फुसफुसाएगा, वो उसे ले गए काल कोठरी में, बड़े साहब, खतरा। इसका मतलब साफ है कि अनुज यहीं था, लेकिन अनुपमा के आने की खबर मिलते ही उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अनुपमा सही जगह पर है, बस वो कुछ मिनटों से चूक गई। और तभी आश्रम के पिछले दरवाजे से, जो जंगल की तरफ खुलता है, दर्शकों को एक झलक दिखाई देगी। दो मजबूत आदमी एक बेहोश शख्स को घसीटते हुए एक वैन में डाल रहे होंगे। उस बेहोश शख्स के हाथ से एक ब्रेसलेट लटक रहा होगा, अनुज का ब्रेसलेट। अनुपमा उस वैन की आवाज सुनेगी और उस तरफ भागेगी, लेकिन वैन धूल उड़ाते हुए निकल जाएगी। अनुपमा घुटनों के बल जमीन पर गिर जाएगी, चीखेगी, अनुज, और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज जाएगी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आएगा। अनुपमा पलट कर देखेगी, ये प्रेम है। प्रेम वहां पहुंच चुका है। उसने वो वैन भी देख ली है और शायद वैन का नंबर भी नोट कर लिया है। प्रेम अनुपमा को सहारा देगा और उसकी आंखों में देखकर एक वादा करेगा, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे आंटी, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो। अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। यहाँ से शो का गियर पूरी तरह बदल जाएगा। अब ये एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि एक रेस्क्यू मिशन बन जाएगा। अनुपमा और प्रेम की ये जोड़ी अब जासूसों की तरह उस वैन का पीछा करेगी। लेकिन कहानी में एक और पहलू है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आया। अहमदाबाद में राही को अनुपमा के कमरे की सफाई करते वक्त अनुपमा की डायरी मिलेगी, जिसमें उसने जाने से पहले एक नोट लिखा था, राही, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैं तेरे पाप्स के पास गई हूं। ये पढ़ते ही राही के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या राही को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो भी अपनी माँ के पीछे माधवपुर के लिए निकलेगी? और वो मायावी औरत कौन है जिसने अनुज को कैद कर रखा है? क्या उसका कनेक्शन वनराज शाह या किसी पुराने दुश्मन से है? अगले भाग में अनुपमा और प्रेम उस वैन का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। उस भीड़-भाड़ वाले मेले में रावण दहन की तैयारियों के बीच अनुपमा को अपने अनुज को ढूंढना होगा, और वहां एक ऐसा आमना सामना होगा जो शो की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। वैन जंगल पार करके शहर के बाहरी इलाके में लगे एक विशाल दशहरा मेला के मैदान में घुस जाती है। दोस्तों, ये लोकेशन मेकर्स ने बहुत सोच समझ कर चुनी है। चारों तरफ भीड़ है, शोर शराबा है, नगाड़े बज रहे हैं और सामने रावण का विशाल पुतला खड़ा है, जिसे कुछ ही देर में जलाया जाने वाला है। ये माहौल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ठीक यही अनुपमा की जिंदगी में होने वाला है। वैन भीड़ का फायदा उठाकर एक सुनसान तंबू के पीछे जाकर रुकती है। गुंडे अनुज को, जो अभी भी नशे की हालत में है, घसीटते हुए उस तंबू के अंदर ले जाते हैं। वे उसे भीड़ में छिपाकर शहर से बाहर ले जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके पीछे साक्षात माँ दुर्गा का रूप बनकर अनुपमा आ रही है। प्रेम जीप रोकता है और अनुपमा बिना रुके भीड़ को चीरती हुई उस तंबू की तरफ भागती है। उसे नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं, क्या हथियार हैं, उसे बस वो ब्रेसलेट वाला हाथ याद है। तंबू के अंदर का दृश्य देखकर अनुपमा का खून खौल उठेगा। अनुज को एक कुर्सी से बांधा गया है, उसका सिर झुका हुआ है और एक गुंडा उसके चेहरे पर पानी फेंक रहा है ताकि उसे होश में लाकर कुछ पेपर साइन करवाए जा सके। जी हाँ, ये किडनैपिंग किसी पुरानी रंजिश या जायदाद के लिए की गई थी। अनुपमा एक पल के लिए ठिठकती है। अपने अनुज की ये हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन अगले ही पल वो आंसू अंगारे बन जाते हैं। अनुपमा को वहां पड़ी एक जलती हुई मशाल या देवी माँ का त्रिशूल जैसा कोई प्रॉप दिखाई देगा। वो उसे उठाएगी और पूरी ताकत से चिल्लाएगी, खबरदार। उसकी आवाज में इतनी गरज होगी कि नगाड़ों का शोर भी फीका पड़ जाएगा। गुंडे पलटकर देखेंगे, वे एक अकेली औरत को देखकर हंसेंगे, लेकिन उनकी हंसी तब गायब हो जाएगी जब प्रेम वहां एंट्री मारेगा और एक फिल्मी हीरो की तरह गुंडों पर टूट पड़ेगा। प्रेम एक तरफ गुंडों से लड़ रहा होगा और दूसरी तरफ अनुपमा दौड़कर अनुज के पास जाएगी। वो उसके बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश करेगी। अनुज, अनुज उठिए, मैं आ गई हूँ, आपकी अनु आ गई है, वो रोते हुए उसे पुकारेगी। अनुज, जिसकी चेतना धीरे धीरे लौट रही है, वो उस जानी पहचानी आवाज को सुनेगा। वो मुश्किल से अपनी पलकें उठाएगा। धुंधली नजरों से उसे अपने सामने एक चेहरा दिखाई देगा, वही चेहरा जिसे उसने हर दुआ में मांगा था, अनु। उसके सूखे होठों से बस यही एक शब्द निकलेगा। दोस्तों, ये सीन इतना भावुक होगा कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए।
अनुज का हाथ अनुपमा के गाल को छुएगा, ये यकीन करने के लिए कि ये कोई सपना नहीं है। तुम आ गई, अनुज कहेगा, और अनुपमा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगेगी। सालों का दर्द, विछोह और तड़प आंसुओं के जरिए बह निकलेगी। लेकिन विलन अभी हार नहीं मानने वाले। मुख्य गुंडा जो प्रेम से बचकर निकल गया था, वो पीछे से अनुपमा पर वार करने के लिए लोहे की रॉड उठाएगा। अनुपमा का ध्यान अनुज पर है, प्रेम दूसरे गुंडों में उलझा है। ऐसा लगेगा कि अब अनर्थ होने वाला है। ऑडियंस की सांसें अटक जाएंगी। तभी मेले के शोर को चीरती हुई एक आवाज आएगी, माँ, और साथ ही एक पत्थर आकर सीधे उस गुंडे के सिर पर लगेगा। गुंडा लड़खड़ा कर गिरेगा। अनुपमा और अनुज चौंक कर उस दिशा में देखेंगे। वहां राही खड़ी होगी, हाँफती हुई, आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान लिए। राही ने अनुपमा की डायरी पढ़ ली थी और वो पीछे पीछे आ गई थी। उसने अपनी माँ को अपने पिता के लिए जान की बाजी लगाते हुए देख लिया था। आज राही के सामने से नफरत का पर्दा हट चुका था। वो दौड़कर आएगी और उस गिरे हुए गुंडे को कॉलर से पकड़कर कहेगी, मेरे माता पिता को हाथ लगाने की सोचना भी मत। ये वही राही है जो कल तक अनुपमा का नाम सुनना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज वो ढाल बनकर खड़ी है। अब तीनों साथ हैं, अनुपमा, अनुज और उनकी छोटी। गुंडे वहां से भाग खड़े होंगे क्योंकि भीड़ इकट्ठा होने लगी है। बाहर रावण का पुतला जलना शुरू हो जाएगा और उसके जलते ही अनुज पूरी तरह होश में आ जाएगा। वो देखेगा कि उसकी दोनों दुनिया, उसकी अनु और उसकी आध्या यानी राही, उसके पास हैं। अनुपमा और राही दोनों मिलकर अनुज को सहारा देंगी और उसे तंबू से बाहर खुली हवा में लाएंगी। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो जाएगा। अनुज एक हाथ से अनुपमा को पकड़ेगा और दूसरे हाथ से राही को। वो राही को देखेगा, उसकी आंखों में वही बचपन वाला प्यार होगा। मेरी आध्या, वो कहेगा। अब राही अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वो पॉप्स चिल्लाते हुए अनुज के गले लग जाएगी। ये एक फैमिली रीयूनियन होगा जिसे देखकर पूरा देश रोने वाला है। अनुपमा उन दोनों को गले मिलते देख दूर खड़ी मुस्कुरा रही होगी। उसका तप पूरा हो गया। लेकिन तभी अनुज अपना हाथ बढ़ाकर अनुपमा को भी उस गले में खींच लेगा। मान और उनकी बेटी फिर से एक हो गए हैं। प्रेम दूर खड़ा ये सब देख रहा होगा। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। उसे पता है कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने राही को उसकी राह और अनुपमा को उसकी मंजिल मिलवा दी है। लेकिन दोस्तों, जाते जाते एक राज की बात मैं मनीषा आपको बता दूं। जब अनुज को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होगा तो वो अनुपमा के कान में एक नाम फुसफुसाएगा। वो नाम है अंकुश और तोशु। जी हाँ, अनुज की इस हालत के जिम्मेदार कोई बाहरी नहीं बल्कि घर के ही वो भेदी हैं जिन्होंने जायदाद के लिए ये खेल रचा था। अनुपमा की आंखों में जो खुशी थी वो पल भर में एक नए क्रोध में बदल जाएगी। अनुज मिल तो गया है, लेकिन अब शुरू होगा अनुपमा का तांडव। अब वो सिर्फ अनु की रसोई नहीं चलाएगी बल्कि कपाड़िया एम्पायर की गद्दी पर बैठकर उन गद्दारों को सजा देगी। तो दोस्तों, ये थी वो एक्सक्लूसिव कहानी जो आपको टीवी पर आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगी। अनुज की वापसी, राही का हृदय परिवर्तन और तोशु का पर्दाभाश, सब कुछ एक के बाद एक धमाके की तरह आएगा। आपको ये स्क्रिप्ट कैसी लगी? क्या आप अनुज और अनुपमा के इस मिलन को देखने के लिए उत्साहित हैं? और आपको क्या लगता है, क्या राही अब पूरी तरह अनुपमा को मां मान लेगी या अभी भी कोई कसक बाकी है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फेवरेट शो के हर छोटे बड़े अपडेट के लिए मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मनीषा आपसे फिर मिलूंगी फिल्म सिटी की एक और नई और चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और इंतजार कीजिए उस महा एपिसोड का।